नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आज 14 मई 2025 नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस B.R. गवई शपथ ले चुके हैं। बात सबसे पहले ये रहेगी कि अपने लिए कि ये 52वें भारत के मुख्य न्यायाधीश है। दूसरी बात, भारत में अब तक 2 दलित मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। पहले दलित मुख्य न्यायाधीश बने थे 2007 में KG बालकृष्ण, और दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश बने B.R. गवई यानी भूषण रामकृष्ण गवई। दूसरे दलित भारत के क्या बने मुख्य न्यायाधीश। यानी यहां से सवाल यह बनता है कि अब तक कौन थे मुख्य न्यायाधीश। तो आपको याद होगा 50 मुख्य न्यायाधीश बने थे जस्टिस DY चंद्रचूड़, उनके बाद में जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस बने थे, और संजीव खन्ना का 13 मई को कार्यकाल पूरा हो गया। 14 मई से संजीव खन्ना के उत्तराधिकारी के तौर पे मुख्य न्यायाधीश के पद पर आए हैं कौन है? जस्टिस B.R. गवई। हम प्रावधान जानेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति का प्रावधान कैसे होता है, किस प्रकार से विधि मंत्रालय सहयोग करता है, इसमें कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, और वरिष्ठता का क्रम किस प्रकार से हम फॉलो कर रहे हैं, उसी के आधार पर कितने क्रम के हिसाब से बात करें तो 52 मुख्य न्यायाधीश भारत के वर्तमान में बने। देख रहे हैं आप जस्टिस B.R. गवई फोटो, ये सुप्रीम कोर्ट है हमारा, और इसके संदर्भ में जो हम आज बात करेंगे क्लास के तौर पे समसामयिक मुद्दा, राजनीति विज्ञान, करंट अफेयर, समसामयिक हर प्रकार के जीके में महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। फटाफट और क्विक रिवीजन रहेगा। भूषण रामकृष्ण गवई भारत के 52 मुख्य न्यायाधीश के रूप में 14 मई 2025 को शपथ ले चुके हैं। पहली बात तो ये याद रखना आपको। दूसरी खास बात याद रखना है, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण यानी B.R. गवई बोलते हैं इनको, B.R. गवई शॉर्ट में बोलते हैं। इसे न्यायाधीश 370 पर फैसला दिया, नोटबंदी पर फैसला दिया, धारा 370 हटाना, नोटबंदी, इलेक्टोरल बिल पर, और राहुल गांधी के जो मानहानि केस है उससे साइड में हटना, ये इनके बहुत अहम रोल इनके थे। भारत के 52 मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। 51वें न्यायाधीश संजीव खन्ना के ये उत्तराधिकारी बने हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल लगभग 6 महीने का था, और 13 मई को क्या हो गया, उनका समाप्त हो गया। इनका कार्यकाल भी ज्यादा नहीं है, लगभग 7 महीने का कार्यकाल रहने वाला है। B.R. गवई मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल रहेगा लगभग कितने महीने तक रहेगा, तो लगभग 7 महीने के लगभग इनका कार्यकाल रहने वाला है। और ये 23 नवंबर 2025 को क्या हो जाएंगे, सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट हो जाएंगे। उनके स्थान में फिर से कोई नया न्यायाधीश आएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रावधान की बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, योग्यता क्या होनी चाहिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी एक तो CJI जो भी बनेगा वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और ऐसी योग्यता भी पूरी करनी चाहिए। कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या 2 से अधिक न्यायालय का क्या रहा हो व्यक्ति होना चाहिए, न्यायाधीश रहा हो। एक उच्च न्यायालय या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो। कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में क्या रहा हो, अधिवक्ता। अधिवक्ता यानी वकील। 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो उच्च न्यायालय में, और 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय या एक में हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, अधिवक्ता यानी 10 वर्ष तक अधिवक्ता के पद पर रहा हुआ व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का बन सकता है। नियुक्ति कैसे की जाती है? CJI की नियुक्ति, CJI और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की, सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना। संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत ये नियुक्तियां होती है। जहां तक CJI का सवाल है, निवर्तमान CJI जो होता है ना, जो वर्तमान जो रिटायर हो रहे हैं, वो अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करेगा, और सिफारिश के बाद में ये सिफारिश भेजी जाती है किसके पास में, ये सिफारिश भेजी जाती है केंद्रीय कानून मंत्री, प्रधानमंत्री को सिफारिश भेजता है, जो बदले में राष्ट्रपति को सलाह देता है। यानी एक प्रावधान है इस परामर्श देना, यानी जो वर्तमान में संजीव खन्ना है वो जैसे रिटायरमेंट के नजदीक है, वो उन्होंने क्या किया, अपने अगले उत्तराधिकारी B.R. गवई का नाम उन्होंने सजेस्ट कर दिया। ये नाम किसको भेजा गया,
तो ये नाम भेजा गया था केंद्रीय विधि जो विधि मंत्री है उनके माध्यम से, उनको भेजा, उनके माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचा। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने सलाह दी राष्ट्रपति को, और सलाह के अनुसार, सलाह देना उनका काम है, मानना राष्ट्रपति का काम इसमें होता है। लेकिन ये प्रोसेस एक न्यायिक होता है, इसलिए कार्यपालिका कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ सिफारिश का मामला है, सलाह देता है और राष्ट्रपति क्या करते हैं इसमें नियुक्ति। दूसरे न्यायाधीशों के मामले में 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों को सीजीआई पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। यानी मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया जाता है? जो अन्य न्यायाधीश है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम 34 न्यायाधीश हो सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश सहित 33 ही, तो अन्य में से क्या करेंगे, जो वरिष्ठ होगा, सबसे एज्ड होगा, सीनियर होगा, उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। न्यायिक ये जो फैसला आया था न्यायाधीशों का 1993 उसके तहत तय, उसके बाद में क्या वरिष्ठता का क्रम पालन हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम का नेतृत्व सीजीआई करता है। कोलेजियम जो बनेगा नियुक्तियों के लिए, उसका नेतृत्व खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। इसमें न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वगैरह करते हैं, उसमें ये कोलेजियम का काम करते हैं। कोलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों के मामलों में निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई, न कि संसद के अधिनियम और संविधान से। कोलेजियम प्रणाली है खुद निर्णयों के माध्यम से आई है, किसी प्रकार से इससे फैसलों से, यानी सरकार संसद ने कानून बनाकर ऐसी कोई कोलेजियम व्यवस्था लागू नहीं की। संसद ने तो क्या किया था, 99 में संविधान संशोधन किया था 2014 में, और उसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की बात की गई थी। मोदी सरकार के द्वारा लाया गया पहला संशोधन यही था, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण रूप से क्या कर दिया, रद्द कर दिया। ठीक है। पद से हटाना, संसद द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रस्तुत किए जाने के बाद ही उसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यानी हटाने के लिए याद रखना आपको, न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए हटाएगी कौन, भारतीय संसद। संसद में सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसी में हटाने का प्रस्ताव ला सकते हैं। प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। अगर यह सहमति से प्रस्ताव लाया जाए तो पारित करने के लिए दोनों सदनों में अलग अलग दो उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अगर दोनों पारित कर दे तो बाद में राष्ट्रपति के आदेश से क्या कर सकते हैं, पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। इसे संसद के बहुमत से पारित करना होता है, उसके बाद में हटाया जाता है। देखो कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए। पद से हटाने का आधार है सिद्ध कदाचार और असक्षमता, यानी साबित कदाचार हो सकता है या फिर असक्षम हो कार्य करने में। तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 124 के तहत हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया निर्मित की जा सकती है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के तहत। ठीक है। सीजीआई की प्रशासनिक शक्तियां मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है इनको। मास्टर ऑफ द रोस्टर मुख्य न्यायाधीश के विशेषाधिकार को संदर्भित करता है। मुख्य न्यायाधीश को समकक्षों में प्रथम माना गया है या कहा जाता है, फर्स्ट अमोंग द इक्वल्स, सब में समकक्षों में प्रथम माना जाता है। अपनी न्यायिक भूमिका के अलावा सीजीआई न्यायालय के प्रशासनिक प्रमुख की भूमिका भी निभाता है। अपनी प्रशासनिक क्षमता में मुख्य न्यायाधीश विशेष पीठों के मामलों को आवंटित करने का विशेषाधिकार भी प्रयोग करता है। विशेष इनके पास में कुछ शक्तियां होती है जिनका न्यायाधीश क्या करते हैं, प्रयोग भी करते हैं। ठीक है। ये चीज मोस्टली आपको कुछ जानकारी याद रखना। थोड़ी सी मैं बात कर लूं वर्तमान मुख्य न्यायाधीश से BR गवई, इनके कुछ महत्वपूर्ण जिन पीठों के ये हिस्सा रहे, उनके इन्होंने जो निर्णय दिए उनकी बात कर लेते हैं। 5 न्यायाधीशों के पीठ के सदस्य रहे, जिसमें सर्वसम्मति से 2019 का जो केंद्र का फैसला था ना अनुच्छेद 370 हटाने का, उसको इन्होंने क्या किया था, विशेष राज्य का जो दर्जा दिया था 300 निरसित किया, इसको बरकरार रखने का मामला भी इनके द्वारा सुना गया। ये 5 न्यायाधीशों के खंडपीठ में शामिल थे। 5 न्यायाधीशों की एक और पीठ थी, इसका हिस्सा रहे राजनीतिक फंडिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाले चुनावी बॉन्ड, यानी इसको बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके योजना को रद्द किया, उसका भी ये क्या थे, हिस्सा थे। BR गवई, चंद्रचूड़ उसकी अध्यक्षता कर रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड की, ध्यान रखना। गवई उस पीठ का भी हिस्सा थे। इसमें 1 के मुकाबले 4 के बहुमत से केंद्र सरकार को 2000 के
2016 के 1000 और 500 के नोटों को बंद करने के फैसले को उचित और बरकरार रखा था, यानी 4-1 के बहुमत से बरकरार रखा था, उसका भी हिस्सा थे। 7 न्यायाधीशों के उस पीठ का भी हिस्सा थे जिसने 1 के मुकाबले 6 के बहुमत से यह फैसला सुनाया था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है। यानी जो अनुसूचित जातियां एससी और एसटी है, उनको उपजातियों में वर्गीकृत करने का अधिकार जो राज्यों को दिया गया था, उस मामले को भी इन्होंने क्या किया, 105वां संविधान संशोधन, ठीक है, इसको भी इन्होंने बरकरार रखा था। 2024 में जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली 2 न्यायाधीशों की पीठ ने आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर के इस्तेमाल की आलोचना की। अब इन्होंने ये निर्णय भी दिया था, ध्यान रखना, नवंबर 2024 में किसी भी घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, पहले उसको सूचित करें, नोटिस करें, उसके बाद में इस प्रकार का फैसला ले। इस मामले में उन्होंने फैसला सुनाया कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी की संपत्ति को ध्वस्त करना कानूनी के क्या है, विपरीत है। यह फैसला भी बी.आर. गवई ने सुनाया था। राहुल गांधी का जो मानहानि का केस था ना, उसका फैसला भी इन्होंने सुना था। ये जो मामला जो था ना, गुजरात उच्च न्यायालय ने और वहां के मजिस्ट्रेट ने, राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव में एक बयान दिया था कि हर चोर के पीछे मोदी क्यों लगा होता है, और इस बात को लेकर जो ज्ञानेंद्र मोदी थे उन्होंने केस किया था और उसमें 2 वर्ष की सजा सुनाई थी, जिसके तहत लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना था, किसने, बी.आर. गवई के नेतृत्व में। यहाँ पर बी.आर. गवई उसमें हिस्सा थे। फैसला सुनते हुए कहा ये उस सजा को क्या किया था, रद्द किया था। तो अहम फैसले भी इनके द्वारा दिए गए, कुछ सरकार के पक्ष में, कुछ सरकार के विपक्ष में। ये फैसले बी.आर. गवई के दिए गए। आने वाले 7 महीने बी.आर. गवई के लिए रहेंगे। 7 महीने में कौन से अहम किरदार, कौन से अहम कीर्तिमान स्थापित करते हैं, ये देखने वाले अपने और आपके लिए रहेंगे। इसलिए आप जुड़े रहिए हर करंट अपडेट से संबंधित मुद्दे के लिए पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार।